नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कुछ साल पहले म्यांमार में शांतिप्रिय बौद्ध अनुयायियों पर हमले के बाद जवाबी प्रतिक्रिया में देश छोड़ने को मजबूर हुए रोहिंग्या मुसलमानों में से कुछ जिहाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब खुफिया संस्थानों ने इन्हें रोहिंग्या जिहादियों के नाम से नवाजा है। हाल फिलहाल यही रोहिंग्या आतंकी संगठन भारत पर हमले की भी फिराक में है, क्योंकि खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग और रोहिंग्या निवासियों के फर्जी पासपोर्ट के मामले में महाराष्ट्र और यूपी के 5 जिलों में छापेमारी की है। इसमें यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, खलीलाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों में छापेमारी की है। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अब म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक उर्फ अजीजुल्लाह को खलीलाबाद यानी कि संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के बैंक खातों में कई स्रोत से रकम आई। आरोपी के फोन की अब गहन पड़ताल हो रही है। आरोपी ने फर्जी कागजात पर 2 बार भारतीय पासपोर्ट बनवाया। इस पासपोर्ट पर उसने सऊदी अरब और बांग्लादेश की यात्रा भी की। 2017 में अजीजुल्लाह ने अपनी मां, बहन और 2 भाइयों को भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवाया और उनके भी फर्जी दस्तावेज इसी प्रकार से बनाए गए। पता तो यह भी चला है कि अजीजुल्लाह के खाते में कई व्यक्तियों, कई फर्म और विदेशों से भी काफी पैसा आया है। इसकी जांच भी अब हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि रोहिंग्या का आखिर टेरर कनेक्शन है क्या, और यूपी में ये रोहिंग्यों का मददगार आखिर कौन है? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए आपको यूपी एटीएस की कार्रवाई पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए एटीएस ने की है बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में की है छापेमारी। एटीएस ने बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर और अन्य जगहों पर छापेमारी करके टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की है। हम आपको बता दें कि 2018 में गोरखपुर में एक मोबाइल के थोक व्यापारी यहाँ की भी छापामारी की थी और तब 50 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। एक बार फिर वहां छापेमारी की गई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर किस तरीके से टेरर फंडिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश में जड़ें जमा रहा है आतंकी गिरोह। और साथ ही ये भी मालूम चला है कि जिन लोगों को गिरफ्तार लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनमें कुछ लोग का संपर्क है बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी कामयाबी एटीएस के हाथ लगी है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें एक जय अब्दुल मन्नान भी है। उससे जब पूछताछ की जाएगी तो मालूम चलेगा कि इनकी जड़ें कहां तक फैली थी और किस तरीके से ये कर रहे थे टेरर फंडिंग में अपना सहयोग। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं यूपी एटीएस की कार्रवाई पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण ऑपरेशन में यूपी एटीएस के द्वारा दिनांक 6 जनवरी को अभियुक्त उपरोक्त को खलीलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अजीजुल हक पुत्र मोहम्मद शरीफ, भारतीय दस्तावेजों के अनुसार अजीजुल्ला पुत्र बदरे आलम है। इसका हाल पता ग्राम नौरो पोस्ट व थाना बखीरा, चमरसन, संत कबीर नगर है। ये मूल रूप से नया फारा, थाना बुतीडंग, जिला अक्याब, रखाइन, बर्मा का रहने वाला है। इसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, 3 आधार कार्ड मिले हैं, एक स्वयं का और 2 अन्य का, एक पैन कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक म्यांमार का राशन कार्ड तथा 5 अदद बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा यह बताया गया है कि वह वर्ष 2001 से 1 मई बांग्लादेश के रास्ते से भारत आया था। उसके पास से जो डिटेल हम लोगों को मिले हैं उससे 2015 से विभिन्न समयों, विभिन्न तिथियों पे इनके पास पैसे भी आए हैं। अब वो पैसे कहाँ से आए हैं, किस रूट से आए हैं, ये सभी
गंभीर जांच का विषय है, जिसके बारे में अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। अभी फर्जी दस्तावेजों के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसी चीज़ें आएंगी आगे आप लोगों से इसको हम लोग शेयर करेंगे। महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो फर्जी दस्तावेज अजीजुल्लाह के पास से बरामद किए गए हैं, लेकिन खलीलाबाद से जो गिरफ्तारी हुई है उसके तार देखिए कहां तक जुड़े हुए हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टेरर फंडिंग में आखिर प्रश्रय दे कौन रहा है और किस तरीके से यह फल फूल रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इनको कैसे रोका जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई जरूर हुई है और गिरफ्तारी इस बात को दिखा रही है कि ये जो नेटवर्क है ये कितना तगड़ा है, इसके जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं। 20 साल से आप देखिए किस तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर यह शख्स भारत में रह रहा था। न सिर्फ खुद बल्कि अपनी मां और अपनी बहन को भी फर्जी दस्तावेज के ही माध्यम से बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करवाया गया। और अब सवाल यह है कि जिस तरीके से फंडिंग के खुलासे हो रहे हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि इस पर अभी जांच हो रही है, जांच के बाद इसमें क्या निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाना, 20 साल से हिंदुस्तान के अंदर रहना, ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सीधे तौर पर सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पिछले कई घटनाक्रमों को अगर आप याद करें तो उसमें ये कनेक्शंस गाहे बगाहे निकलते रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि उनके ऊपर यूपी एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है या फिर सरकार जो चोट कर रही है उसके आगे आने वाले समय में भविष्य में परिणाम क्या होंगे, कैसे इनको रोका जाएगा, कैसे इनको कंटेन किया जाएगा। और सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि आखिर बिना किसी शय के, बिना किसी प्रश्रय के और बिना किसी मदद के यह संभव नहीं है कि आकर के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बस जाना हिंदुस्तान के अंदर। जाहिर बात है कि अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको प्रश्रय दे रहे हैं या इनका मदद कर रहे हैं। सवाल यह है कि इसको भी कैसे ट्रेस आउट किया जाएगा। तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज हम इसी पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि टेरर फंडिंग या फिर बाहर से पैसा आना, उनका अलग अलग तरीके से और गलत जगहों पर इस्तेमाल होना और गलत गतिविधियों में उनका इस्तेमाल होना इस बात को दर्शाता है कि इसको तोड़ना बेहद जरूरी है। और इसको लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं अब उनका जवाब कैसे ढूंढा जाता है, क्या इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में निकल करके सामने आता है, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है और कैसे इनको पूरी तरह से रोका जाए, कंटेन किया जाए। और खासतौर से उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, जहां जहां भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सवाल इस बात का भी है कि क्या अभी इस तरीके के और लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जब तक इस पूरे नेक्सस को नहीं तोड़ा जाता है तब तक इनको रोक पाना या फिर इस तरीके की गतिविधियों में जो ये संलिप्त रहते हैं उनको कैसे ट्रेस आउट करें, ये एक बड़ी चुनौती या फिर एक बड़ा चैलेंज हम कह सकते हैं कि प्रशासन के सामने है। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि 20 साल से आप देखिए एक लंबा वक्त है, एक लंबा वक्फा है कि 20 साल का जो वक्त है वो गुजर गया है। साल 2001 में आप देखिए कि ये शख्स आता है बांग्लादेश के रास्ते और उसके बाद किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनती हैं और उसके बाद वो आराम से यहाँ पर रह रहा है। और इसके अलावा वो ना खुद बल्कि अपनी बहन और अपनी माँ को भी वहाँ पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बुला लेता है हिंदुस्तान में और आराम से यहीं पर जीवन बसर इनका हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब जो खुलासे हो रहे हैं जिसमें तमाम जगहों से फंड आने की जानकारी मिली है, जो कि बैंक खातों की जो डिटेल निकल रही है उसमें बाहर से भी जो पैसा है वो आया है और ये सस्पिशियस है और इसी की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और फर्जी दस्तावेज के आधार पर रहना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और इसी को लेकर के ये जो तमाम कार्रवाई है उसमें फिलहाल एटीएस अभी लगी हुई है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही बरकरार हैं कि आखिर बिना किसी शय के या फिर बिना किसी नेक्सस के ये आसान नहीं है कि आप किसी देश के अंदर जाकर के जाली कागजात के आधार पर आप रहने लगें। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अंदर कौन लोग हैं उनको भी कैसे ट्रेस आउट किया जाता है या उनको कैसे रोका जाता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल चूंकि सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आज बड़ी बहस में हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर रोहिंग्याओं का ये टेरर कनेक्शन, ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर रोहिंग्याओं का जो टेरर कनेक्शन है वो क्या है और यूपी में रोहिंग्याओं को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है। आज इन्हीं दोनों सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सूर्य कुमार शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स डीजी हैं। बहुत स्वागत है सूर्य कुमार शुक्ल जी आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा प्रदीप कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीए हैं। प्रदीप कुमार गोयल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूर्य कुमार शुक्ल जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करता हूं।
रोहिंग्यों का ये जो टेरर कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से अभी हाल में ही जो आज कार्रवाई हुई है, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या समझा जाए। और सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर बिना किसी मदद के या बिना किसी प्रश्रय के तो इतना आसान नहीं है कि आप 20 साल से रह रहे हो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इसको कितना गंभीर मानते हैं और एटीएस की आज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? सूर्य कुमार शुक्ल जी। ये आज की कार्यवाही बहुत प्रशंसनीय है और सराहनीय है कि एटीएस ने सक्रियता दिखाते हुए पता लगा करके ये लोग इसके पहले की कोई घटनाएं कर देते, इनको पकड़ लिया है और पकड़ करके इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ चीजें बरामद हुई हैं जो अवैध हैं और कुछ चीजें और उम्मीद है कि बरामद होंगी। और मैं इसी के साथ ये भी कहता हूं कि बहुत जरूरत है कि हम अपनी सारी व्यवस्था को इस तरह चुस्त दुरुस्त कर लें कि किसी को देश विरोधी हिंसावादी कोई काम करने का अवसर न मिले और देश के ताने बाने में कोई सांप्रदायिकता का, कोई धार्मिक मजहबी लड़ाई झगड़े का माहौल न बने देश में। इसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे को इंडिया फर्स्ट, देश प्रथम, अपना मुल्क पहले है बाकी बातें बाद में, ये भावना हर बच्चे में, हर आदमी में भरनी होगी। इसके लिए प्रचार प्रसार भी जरूरत है और इन लोगों पे नजर रखने के लिए कि जो आईएसआई के कहने पर या देश विरोधी लोगों के कहने पर बेरोजगार गरीब लड़कों को और कुछ पढ़े लिखे लड़कों को मजहब के नाम पे भड़काते हैं, इन पर निगरानी करने की जरूरत है, इन पे नजर रखने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिकली भी और फिजिकली भी। और बैंकों में जो पैसे का आदान प्रदान होता है उसके माध्यम से भी, और साथ ही इनको जो पकड़कर जेलों में रखा जाता है उसमें भी हमको अच्छा इनको ट्रेनिंग, काउंसलिंग, जो कारागार सुधार का काम है, मैं जरूर समझना चाहूंगा क्योंकि ये तो आपने प्रिवेंटिव चीजें बता दी थी कि ये होना चाहिए। और जाहिर बात है कि मुझे लगता है कि इन सारे पैरामीटर्स पर लोग या फिर जो भी सरकारें रहती हैं मौजूदा व्यवस्था के अंदर उन सारी चीजों को सुनिश्चित करने की कोशिश सबकी होती है क्योंकि सुरक्षा सबके लिए सर्वप्रथम है। लेकिन अब ये जो ट्रेस आउट हो रहा है, क्योंकि ये तो वो एक शख्स है जिसको हम लोगों ने ट्रेस आउट कर लिया, या हम यूं कहें कि एटीएस ने भाई उसको सामने ले आया, उसको बेनकाब कर दिया। लेकिन 20 सालों का एक लंबा वक्त होता है सूर्य कुमार जी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक शख्स, न जाने अभी और कितने ऐसे होंगे। सवाल यह है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज आप देखते हैं और इसके लिए होना क्या चाहिए? सूर्य कुमार शुक्ल जी। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक आपने सवाल उठाया है और इसके लिए अपना जो इंटेलिजेंस सिस्टम है अभिसूचना इकट्ठा करने का, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। अभी जो मैंने महसूस किया है कि जिलों में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का अमला रहता है वो ज्यादातर पासपोर्ट के सत्यापन में लगा रहता है और कभी कभी वो इस तरह के देश विदेश से, दूसरे देश से आने वाले लोगों का पंजीकरण करता रहता है जिसको एलआईयू कहते हैं, या जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। इसमें और आदमी लगाने की जरूरत है और कार्यालय खोलने की जरूरत है और विशेष रूप से गोपनीय सूत्र पैदा करने की जरूरत है और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है उस पर नजर रखने की जरूरत है। बैंकों में जो दूसरे देशों से पैसा आता है उस पर नजर रखने की, उसका विवरण इकट्ठा करने की जरूरत है। और जो लोग दावा करते हैं कि हम सामाजिक काम के नाम पर, धार्मिक काम के नाम पे, शिक्षा के नाम पे पैसा विदेशों से लेते हैं, यानी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पैसा आता है उस पर बड़ा डिटेल में मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि कोई दुरुपयोग ना होने लगे इन चीजों का। ठीक है, इस बीच सैफ खान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सैफ खान जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन प्रदीप कुमार गोयल जी, उससे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। प्रदीप जी, अभी चूंकि जो टेरर फंडिंग हो रही है उसको लेकर के अभी ये कहा गया कि अभी ये जांच हो रही है, लेकिन फौरी तौर पर यह पाया गया है कि हाँ काफी ज्यादा पैसा ऐसा है जो कि बाहर से आया है, जो कि सस्पिशियस है। ये जांच होती कैसे है, किस तरीके से ये और आगे बढ़ेगी और ये कैसे हो जाता है? बाहर से या फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो शख्स रह रहा हो उसके लिए बैंक अकाउंट्स हो या सारी चीजें बाहर से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, थोड़ा सा इन सारी चीजों को मैं समझना चाहूंगा और ये कैसे सस्पिशियस है तो इसको ट्रेस आउट किया जाएगा। प्रदीप गोयल जी।
प्रदीप कुमार गोयल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रदीप कुमार गोयल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सैफ खान जी का मैं रुख कर लेता हूं। सैफ खान जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। सैफ खान जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, कैसे देख रहे हैं आज यूपी एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है टेरर फंडिंग नेटवर्क पर? यूपी एटीएस कह रही है कि एक बड़ी चोट है, क्या इसको इस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपके साथ जो मौका मिला। मैं आज एटीएस के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज हैदराबाद, महाराष्ट्र जो है, अलग अलग जगहों पे जो है एटीएस की जो है रेड एटीएस ने जो है रेड डाली और लोगों को जो है अपनी गिरफ्त में लिया है। जिन लोगों के पास ये ट्रांजैक्शन जो है कुछ लोगों के पास नजर आए हैं, या कुछ लोग जो है टेररिज्म से लेकर नजर आए। मगर घूम फिर के जो सवाल उठता है अभी जो है कि एटीएस ये सब कार्रवाई कर रही, जाहिर सी बात है एटीएस हमेशा करती है, कार्रवाई करती आ रही है। मगर मैं जो पॉइंट लाना चाह रहा हूँ जनता के सामने, आपके सामने भी, कि टेररिज्म केसेस जो है लगातार बढ़ क्यों रहे हैं हमारे देश में, जबकि टेररिज्म केसेस जो घटने चाहिए। 2018 में 350 हमारे देशवासी यानी हमारे भारतीय जो है मारे गए, 540 जो है इंजर्ड हुए, और तकरीबन 750 केसेस जो है वो रजिस्टर अकेले जो है 2018 में। हमारे देश की रैंकिंग टेररिज्म के लिहाज से, जहां पहले हम चौथे रैंक पे थे, पाकिस्तान से नीचे थे, आज हम जो है तीसरे रैंक पे खड़े हैं, यानी पाकिस्तान के ऊपर आ चुके हैं। इतना टेररिज्म हमारे देश में बढ़ चुका है। हमने ये भी देखा कि जब प्लास्टिक एक्सप्लोसिव जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पाएगा, अभी तक जो उसके ऊपर जो सामने कोई भी गिरफ्त में नहीं आया है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जो आपके सामने रख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही, चाहे लखनऊ में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, वाराणसी बहुत साफ आवाज नहीं है। राशिद अहमद की बात करूं, जो 23 साल के जो है जो गिरफ्तार हुए वाराणसी में, जो वो टेररिज्म से और सीआरपीएफ की कैंप वगैरह की तस्वीर और वीडियो क्लिप जो है आईएसआई को भेजते थे। ऐसे टेररिस्टों को जो है एटीएस बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। मगर हमारे पूरे देश में टेररिज्म रैंकिंग बढ़ती जा रही है। हमारे पूरे देश में सीआरपीएफ कह रही है पिछले 7-8 साल से इतना खून हमारे जवानों का आज तक नहीं बहा जब इस सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी में बह रहा है। इस सरकार में हमारे देश में हालात ये हो चुके हैं कि लगातार, आप जम्मू कश्मीर से बात करें या हमारे पूरे देश की बात करें, हर जगह जो है टेररिज्म के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जवान जो है लगातार शहीद हो रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर जो है आप अपनी व्यवस्थाएं मजबूत करने के बजाय जो है हमें ये नजर आता है कि दिखावा ज्यादा होता है, एक्शन कम होता है। टेररिज्म के चलिए सैफ खान जी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजय खैरा जी, एक तरफ तो एटीएस कार्रवाई कर रही है, यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी चोट है, खासतौर से अब जो टेररिज्म हो रहा है और जिस तरीके से रोहिंग्या का जो कनेक्शन इसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन सैफ खान जी ये कह रहे हैं कि अगर आप डाटा देखेंगे तो देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं टेररिज्म को लेकर के, और उन्होंने पूरे देश का जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखा, और ज्यादातर वो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का खासतौर से उन्होंने जिक्र किया, ये बढ़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है? डॉक्टर विजय खैरा जी, जवाब दीजिए। क्या बढ़ने के लिए बोल रहे थे? ये मैं सुन नहीं पाया, क्या बढ़ गया? कह रहे हैं टेररिज्म का आंकड़ा बढ़ रहा है, सैफ खान जी ने कहा। अभी आप रोहिंग्या की चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, राइट? जी जी विजय खैरा जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है, आंकड़ों के अनुसार 2017 में 40,000 रोहिंग्या थे हिंदुस्तान के अंदर, और उसके अलावा 16,500 रजिस्टर्ड भी थे। रजिस्टर्ड वो थे जिनको यूनाइटेड नेशंस से परमिशन दे के उन्होंने कार्ड इश्यू किया था, वो 16,500 ही थे, लेकिन 40,000 थे यहाँ पर। अब 300 से अधिक, करीब 304 उत्तर प्रदेश में होने के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं अभी। अब उसमें एटीएस लगाया है। सवाल ये है कि इसमें इतनी ज्यादा राजनीति होती है। हम एक उदाहरण छोटा सा दें, जब बांग्लादेशियों के ऊपर इतनी बात हुई, इंदिरा गांधी ने कहा था कि सबको जाना पड़ेगा अक्टूबर 71 के बाद। राजीव गांधी ने अकॉर्ड साइन किया था आसाम में, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उसका फिर विरोध चालू कर दिया। अभी आप ममता बनर्जी ने भी 2005 में ये बोला था कि इनको कभी नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, और जैसे ही वोटों का सवाल आ गया उनकी नागरिकता के हक में हो गई। ये इतनी समस्याएं हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां ये देश इसको नहीं रखती ध्यान में, ये कुर्सी को ध्यान में रख के फैसला लेती हैं और उसी तरह की बातें करने लगती हैं। इनको देश के प्रति जो संवेदनशील बातें हैं उनको कम से कम इकट्ठा होना चाहिए। इस तरीके अब कब से रह रहे हैं, ये कब कैसे अंदर घुसे, ये जम्मू कश्मीर के थ्रू आए हैं। जम्मू कश्मीर में उस समय
जब वो लोग वहां से घुसे उनको मदद मिली। और जम्मू कश्मीर से फिर मेवात में हरियाणा में पहुंच गए, फिर उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से लगे हुए जिले में उनमें घुस गए। मोस्टली ये सहारनपुर और मेरठ वाले बेल्ट में, अलीगढ़ में कुछ इन लोगों को शेल्टर मिल गई। सवाल ये इन लोगों के लिंक भी पाकिस्तानी टेररिस्ट से जुड़े हुए मिल रहे हैं। अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या वाटर टाइट चीज तो होती नहीं है कि जिनको पकड़ के घर से ले आए, छुप गए हैं लोगों को। और यहाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर विजय खैरा जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि भाई बाहर से जो आ रहे हैं उनको आपको ट्रेस आउट करना है, उसके लिए आपको अपना इंटेलिजेंस जो है बहुत मजबूत करना होगा। लेकिन स्टेट के अंदर अगर हम राज्यवार भी बात करें तो प्रदेश के अंदर भी तो कुछ लोग होंगे ना जो उनको प्रश्रय दे रहे होंगे या बिना किसी मदद के। तो ऐसा नहीं है कि आकर के ये यहाँ पर 20 साल से रहने लग गए। सवाल इस बात का है कि अंदर जो लोग हैं उनको कैसे ट्रेस आउट करेंगे आप लोग, और उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, डॉक्टर विजय खैरा जी? हाँ, अब की बात जो जिस तरह से योगी जी ने निर्णय लिया है, अलग से एसटीएफ लगा के उन्होंने उनकी एक एक तरह से अब जांच कराई जा रही है। अब जानते हैं कि अकेला हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। जगह जगह से अकेले रोहिंग्याओं की सवाल नहीं है, और तरह के लोग भी दूसरे देश में घुस जाते हैं। किस तरीके से इतने मतलब इंतजाम होने के बावजूद भी अमेरिका में लोग चले जाते हैं, कभी किश्ती से, कोई नाव से। 24 घंटे तो पकड़ नहीं सकते उनको। लेकिन सवाल है हिंदुस्तानियों को किसी को भी उनको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, और अगर वो आ जाए उनकी नजर में तो बताना चाहिए पुलिस को। वो होता नहीं है, और जब वो यहाँ जम जाते हैं तो राजनीतिक लोग उनको अपना राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया अभी 3-4 ये सब होने लगा। दूसरी बात यह है कि रोहिंग्या जो इन लोगों का बर्मा में जो इतिहास है पुराना, ठीक है विजय खैरा जी, मैं आपकी बात को समझ गया। सैफ खान जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सैफ खान जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदीप कुमार गोयल जी भी हमारे साथ हैं। एक कमेंट में उनका भी ले लेता हूं। प्रदीप कुमार गोयल जी, मुझे ये बताइए कि जो ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो कि सस्पिशियस है, इसको लेकर के प्रशांत कुमार भी अभी इसी बात को कह रहे थे कि अभी हम जांच की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ फौरी तौर पर कह सकते हैं कि सस्पिशियस है। ये कैसे होता है, थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप तो सीए हैं, मुझे लगता है बेहतर समझाएंगे। प्रदीप कुमार गोयल जी। देखिए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के लिए तो इस समय बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंतर्गत जी गोयल जी मैं सुन रहा हूं, बात रखें अपनी। जिसके अंतर्गत ट्रांजैक्शंस के ही आधार पे ही अब आदमी को पकड़ा जा सकता है। पहले जो है व्यवस्था ये थी कि पहले आदमी पकड़ते तब ट्रांजैक्शन देखते थे। अब हम लोग ट्रांजैक्शंस को ही देख के ही आदमी को पकड़ा जा सकता है, कौन कहां पर चल रहा है। इसी तरीके से अब जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स की प्रोसेस हो रही हैं, उसमें भी यही आप तेजी देख रहे हैं, और लोग बहुत ज्यादा तेजी से अपनी रिटर्नें भरना चाह रहे हैं, जिसी वजह से डेट को नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एनजीओज पे भी लागू हो रही है, जिनसे 5 साल के अंदर हिसाब लिया जाता है कि उनका री रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि उनके पास भी जो फंडिंग हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं, विदेशों से पैसा उनके पास कैसे गलत तरीके से आ रहा है। अब ये सब तरीकों से देखिए, आपने पत्थरबाजी भी रुकी कश्मीर के अंदर, और नोटबंदी ने भी इसी तरीके से जो है फंडिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रुके हैं। और इंडिया जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, उस डिजिटल इंडिया का भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ताकि लोगों को पकड़ा जा सकता है कि कौन कहां पे ट्रांजैक्शंस को कर रहा है। ठीक है सैफ खान जी, मैं समझ रहा हूं आपको इस बात पर भी कुछ रिएक्शन देना है, लेकिन मैं एक बार फिर से एक एक करके सबका कमेंट में लूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार शुक्ल जी, सैफ खान जी ने जो बात उठाई, थोड़ा सा उसी को जोड़ते हुए, रिलेट करते हुए मुझे ये बताइए, क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा विजय खैरा जी ने कि एक जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या फिर जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स होने लग जाती है, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको वो चीज बुरी लगती है, जब सत्ता में होते हैं वही काम करने की कोशिश आप करते हैं। क्या पॉलिटिक्स भी इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है? और दूसरा ये कि अब सैफ खान जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो देखिए टेररिज्म बढ़ा है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सूर्य कुमार जी? आयुष जी, ये जो बात उठ रही है राजनैतिक आधार पर ये निर्णय करने की, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उन लोगों के फर्जी वोटिंग कार्ड बन जाते हैं
वोटर कार्ड बना करके वो लोग किसी न किसी पार्टी को वोट देने लगते हैं और जो पार्टी का समर्थन करते हैं वो एक ग्रुप बन जाता है और वो ये चिंता किए बिना कि ये विदेश से आए हुए हैं, छिप कर आए हुए हैं, वो उनका समर्थन करने लगते हैं। तो ये हम लोगों को सबको अलर्ट रहना चाहिए। वैसे सच बात यह है कि आते तो हजारों में लोग हैं, लाखों में छिप करके रोजी रोजगार की तलाश में, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो मजहब के नाम पर या रोजगार के नाम पर विदेश से आईएसआई के या विदेशी अन्य एजेंसियों से पैसा लेने लगते हैं और देश में कहीं विस्फोट करने के लिए पैसा लेने लगते हैं, बेरोजगार होने के कारण या कट्टरपंथी विचारों के कारण कि ये जैसे पाकिस्तान की आईएसआई ने यह तय किया हुआ है कि हम इंडिया को परेशान करेंगे, वी विल ब्लीड देम 1000 टाइम्स। ये सिद्धांत वो चल रहे हैं कि हम खुला लड़ नहीं सकते तो हम परेशान करते रहेंगे, विस्फोट कराते रहेंगे। तो इसको रोकने का यही प्रभावी तरीका है कि हम अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सुदृढ़ करें और जो खुली लड़ाई जब जानते हैं कि नहीं होने का चांस है, कम चांस है, तो जो खुली लड़ाई के लिए हमने बहुत भारी संख्या में फौज रखी हुई है उस फौज को कन्वर्ट करें सादे कपड़ों में भी कुछ बॉर्डर पर और वहां पर लगाकर कि कौन लोग हैं जो आ रहे हैं और उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को और इस काम में लगा दिया जाए ताकि खुली लड़ाई के बजाय जब हमारे विपक्षी दुश्मन ने ये तरीका अपना ले, गुरिल्ला वारफेयर कह सकते हैं इसको, तो उसी तरह हम लोग भी अपनी फौज को मॉडर्नाइज करें कि उसका एक बड़ा हिस्सा निगरानी करने में, नजर रखने में मिलिट्री इंटेलिजेंस को बढ़ा दें, तो उससे ये कमजोर पड़ेगा और राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए भी कड़े कानून बनाए कि जो कोई आतंकवादियों का समर्थन करेगा तो उनका कोई केस वापस नहीं होगा। अभी क्या होता है कि कई पार्टियां ऐसी पावर में आ जाती हैं कि आतंकवादियों के केस वापस ले लेती हैं, तो ये खराब बात है। वैसे पहले की तुलना में धीरे धीरे अब व्यवस्थाएं बेहतर होती जा रही हैं। आप खुद देखिए कि आज से 10-15 साल पहले नक्सलवाद की कितनी समस्या थी, वो भी एक आतंकवाद है, या कश्मीर में कितनी ज्यादा हिंसा हो रही थी, फौज पर पुलिस पर हमले हो रहे थे। अब उससे एकाएक स्थिति बहुत सुधरी है और जो पूर्वोत्तर भारत की जो आतंकवाद की समस्या थी उसमें भी बहुत अच्छा नियंत्रण हुआ है। और आप जानते हैं सीआरपी, बीएसएफ, पुलिस, इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, चलिए अब इसी पर मैं रिएक्शन लेता हूं। सैफ खान जी, एक्स-डीजी हैं सूर्य कुमार जी, उनकी तरफ से जो बातें कही गई और साथ साथ विजय खैरा जी जो बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि जो अभी आपके मंच के ऊपर जो है ये बोल रहे थे कि पत्थरबाज कंट्रोल हुए, तो पत्थरबाजों को जो है, पत्थरबाजों का आप अगर आंकड़ा इस वक्त देखेंगे तो पत्थरबाज तो अगर कंट्रोल हुए तो उसको छोड़ने वाले तो राजनाथ सिंह जी हुए। पत्थरबाजों को जो है कहा कि लड़के उससे गलतियां हो जाती हैं और राजनाथ सिंह जी ने उनको छोड़ा। फिर करेंसी की बात कर रहे थे कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ की वजह से करेंसी जो है वो टेररिज्म के पास में पहुंची। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उनको करेक्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद जो टेररिज्म पकड़े गए हमारी इंडियन करेंसी के साथ जो है टेररिस्टों को पकड़ा गया जिनके पास हमारे देश की करेंसी थी। फिर आते हैं बात जो है हमारी इंटेलिजेंस जो है मजबूत होनी चाहिए। अब हमारी इंटेलिजेंस जो है वो मजबूत थी, उसने सूचना भी दी थी होम मिनिस्ट्री को। मैं याद दिलाना चाहता हूँ पुलवामा में जब अटैक हुआ, अटैक से पहले जनवरी और दिसंबर में बड़ी ठंड पड़ती है, तो जो जवान हमारे उसमें थे, जो गाड़ी उसमें थे, ट्रक में थे, उन्होंने मांग रखी कि होम मिनिस्ट्री से कि उनको हेलीकॉप्टर चाहिए कि वो उनको एयरलिफ्ट करके लेके जा सकें। जबकि वहाँ स्कूल में जो है हाई अलर्ट चल रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में जो है बम्स वगैरह का जो है वो टेस्टिंग भी चल रही थी लोगों की और हाई अलर्ट चल रहा था। तब भी सरकार ने जो है वो अटेंशन नहीं किए हेलीकॉप्टर जो है, जिसका परिणाम हमें देखना पड़ा कि हमारे जवान जो है वो पुलवामा में शहीद हो गए। तो ऐसे ही मैं ये सामने मैंने सबसे पहला सवाल ये बोला था कि हमारे देश में टेररिज्म, हमारे देश की रैंकिंग बढ़ चुकी है। हम सीआरपीएफ खुद कह रही है कि इतना खून हमारे जवानों का जो आज तक नहीं बात जितना अब जो है देखने को मिल रहा है। जगह जगह टेररिज्म के केसेस जो है 2016 का अगर मैं आंकड़ा दूं तो 927 टेररिज्म अटैक अकेले हमारे भारत में,
और अब मैंने आपको 2018 का भी रखा। हर साल का अगर आप आंकड़ा आप कंपेयर करेंगे तो टेररिज्म हमारे देश में जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर इन्फॉर्म भी करती है होम मिनिस्ट्री को, तो होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती। होम मिनिस्ट्री से बाकायदा जो है पुलवामा ये होने से पहले हमारे जवानों ने मांगा था कि आप हमें हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करवा दीजिए, मगर सरकार ने सुना नहीं और जिसका परिणाम हमें देखने को मिला। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो भाषण देने की बातें हैं वो तो बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है हमें कोई मजबूती तो नजर आती नहीं सरकार की तरफ से। जो है हमारे जवान जो है वो लगातार जो है हमारे देश को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, हमारे देश को हमेशा से करते आ रहे हैं। उनसे कोई सवाल नहीं ना आज तक किसी पार्टी ने उठाया है। मगर टेररिज्म केसेस का वाराणसी में अभी 2020 में हुआ कि जो है वो आर्मी टैंकों की तस्वीरें भेजा था। कानपुर में हुआ जो टेंपल पर अटैक करने वाला था। ग्रेटर नोएडा में जो है 2 बांग्लादेशियों को जो है गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो प्लॉटिंग कर रहे थे कोई मेजर यहाँ पे घटना करने की। लखनऊ में जो है इसी साल जो है 2 फिर बांग्लादेशियों को जो गिरफ्तार किया गया जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो है वो हमें सामने को आ रहे हैं। जावेद खान की बात करूं तो जो आर्म्स एम्यूनिशन जो है वो सप्लाई करता था तो उसको गिरफ्तार किया गया अभी 2020 में जुलाई में। तो ऐसे लगातार केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना काम मुझे लगता है कि मजबूती से करती आ रहे हैं और आवश्यकता है जरूरी करने की, मगर सरकार को पैरेलली साथ में जो है वो मजबूत खड़ा होने की आवश्यकता। ठीक है, सरकार पहले मजबूत नहीं खड़ी है। विजय खैरा जी जवाब दीजिए। क्या जी सर? सरकार मजबूती से काम नहीं कर रही। आपको सैफ जी की बात ये सुनाई नहीं पड़ रही है क्या? हाँ, कम पड़ जा रही है जी जी। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है। और वो फिर से उसी आंकड़े को दोहरा रहे हैं कि रैंकिंग में आप देखें तो जो टेररिज्म है वो बढ़ गया है हिंदुस्तान के अंदर। इनकी समस्या ये है जब करेंगे तो इनको जब अपोजिशन में बोलना है, जब उनको रोका पत्थरबाजों को तो इनके हक में हो गया क्या इनोसेंट को सताया जा रहा है, बेकार में यंग बच्चों को पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस से बोलने लग गई थी अभी बीच में। अच्छा, जब नहीं हो पाएगा अगर कभी भी तो इनको ये जवाब देना है तो ये तो भूल जाइए। अकेले 2020 में 150 टेररिस्ट मारे गए हैं। अकेले टेररिस्ट की घटनाओं में भारी कमी आई है। ये क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप सब जान रहे हैं आज कश्मीर में शांति है। मुझे पूरा बोलने दीजिए। आज कश्मीर में पूरी शांति है। आप जरा याद कीजिएगा कुछ साल पुराना कश्मीर और आज का कश्मीर। चुनाव भी हो गए वहां पर, बिल्कुल ब्लडलेस इलेक्शन करा के दिखा दिए। ये कह रहे सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब विकास का वहां वो दौर चल पड़ा है कि हर कश्मीरी वोट देने के लिए उतावला हो रहा था। कौन जीता कौन हारा का सवाल नहीं है, सवाल है प्रजातंत्र वहां जिंदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा किसका पैर जम गया, कांग्रेस का उखड़ गया, नहीं, ये छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ चुनाव हुए, पहली बार ऐसे सफाई से चुनाव हुए और कह रहे सरकार कुछ नहीं कर रही। और सरकार को करना क्या है? शांति स्थापित करना है, विकास लाना है, प्रजातंत्र को जिंदा रखना है। जो नहीं इतने सालों से 20 साल से हमने उसको जिंदा कर दिया। आप क्या और क्या चाहते हैं आप? रामा, इन लोगों का जो दूसरी समस्या है रोहिंग्या आज की, ये समस्या बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है, सब जगह है। और उनकी कोई जगह नहीं है रहने की, बेचारे हैं वो। लेकिन सवाल ये है इनका स्वभाव ऐसा है कि म्यांमार में जो उन्होंने हरकतें की हैं उससे पूरे विश्व में ये बदनाम हो गए हैं। ये अच्छा, दूसरे इतने मजबूर हैं, उनके बच्चे साथ में हैं, अकेले इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब जहां भी रहेंगे बच्चे तो होंगे ही होंगे। वो मासूम बच्चों को बेमतलब में सताया जाता है क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। हम उनके साथ हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हिंदुस्तान ने इतना साथ दिया कि जितने 16,000 लोग बताए गए रजिस्टर्ड उत्तराखंड में, 10 लाख इंदिरा गांधी के समय से आज तक रखा हुआ है। तो हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है। लेकिन सवाल ये क्या देश की सुरक्षा रखना भी तो जरूरी है, उनका पता लगाना भी तो जरूरी है जो पाकिस्तान के टेररिस्ट से मिले हुए हैं। हमारी समस्या तो ये है जन्म जात 24 घंटे का एक दुश्मन पड़ोसी है जिससे हर बार दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे हम लोग उनकी हरकतों की वजह से। उनके टेररिस्ट का, आतंकवादी हरकतों का जवाब देना मकबूल है और दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपने आदमियों को बचाते हुए करना पड़ता है। बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं। विजय खैरा जी, सैफ खान जी कह रहे हैं कि इन सब के बीच में हमारे जो जवान हैं वो कितनी संख्या में शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है इसी के साथ में पैरेलली, इसीलिए कह रहे हैं जवान भी शहीद होंगे।
साथ में बिल्कुल होंगे जवान में, हम जानते हैं। कौन नहीं जानता, जब लड़ाई होगी और वो टेररिस्ट आते हैं अपनी जान पर खेलने के लिए, इतनी ज्यादा आपके पास विजय जी की बात कंप्लीट हो जाए। तो लड़ाई में जवान शहीद होते हैं, बेहद दुखद चीज है ये। लेकिन सवाल ये, जब लड़ाई होती है और टेररिस्ट जिस ढंग से आते हैं तो उसमें जवान भी मर जाते हैं, अफसर भी मर जाते हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए वो अपनी जान की कुर्बान कर रहे हैं, उसको बेकार तो ना होने दे जाए अपोजिशन, उस पर राजनीति तो ना करे। अगर वो एक मेयर या कर्नल भी मर जाता है तो भारत देश का कितना नुकसान होता है, कितना दुखद है वो। लेकिन सवाल ये, उसमें तुरंत राजनीति चालू हो जाएगी इन लोगों की। वो राजनीति से परे हटो, बार बार यही। चलिए ठीक है, मैं अब जवाब ले लेता हूँ। सैफ खान जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। सूर्य कुमार जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। सैफ खान जी जवाब दें। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि विजय खेड़ा जी जो है वो ऐसी बातें सामने रखते हैं बिना किसी जानकारी के। मैं बताना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में 42% जो है टेररिज्म बढ़ चुका है और सिविलियंस की डेथ जो है 37% बढ़ चुकी है और टेररिज्म रिलेटेड डेथ जो है वो 32% जो है वो बढ़ चुकी है हमारे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हैं। और अगर ये आंकड़ा है तो एसीटीटी खोल के देख लीजिए, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल जो है वो आपको बता देगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है कितने प्रतिशत जो है वो इस वक्त जो है टेररिज्म केसेस जो है वो बढ़े हैं। अब आपने जो बात रखी कि जो है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। सरकार का काम ये होता है कि वो अपने देश को इतना मजबूत करे कि जो है ये टेररिस्ट जो है वो हमारे देश पर अटैक करने की सोचे ना, जिसकी वजह से मैं आपको फिर संज्ञान में दर्शकों को लाना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट पर अटैक होता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। जब विधानसभा में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। जब कंधार विमान किडनैप किया जाता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। जब कंधार के जो टेररिस्ट उनको छोड़ा जाता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। नजरतारन को जब छोड़ा जाता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। 200 पाकिस्तानी गुलाम नबी आजाद के बारे में बता दीजिए, गुलाम नबी आजाद के बारे में बता दीजिए। सुन लीजिए, अब कंपैरिजन में अगर मैं ये रखूं कि 90,000 सोल्जर जो है जब पाकिस्तान से सरेंडर थे तब हमारी सरकार थी, हमारे जवानों ने किया था। जब पाकिस्तान को शैटर्ड यानी 2 टुकड़ों में भाग कर दिया गया था तब हमारे देश में हमारी सरकार थी और जवानों ने जो है ये सब चीजें की थी। जब 5,000 टैंक जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं तब हमारी सरकार हमारे देश में थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे जवानों ने किया था ये। जब मुंबई अटैक का आप ये बोलते हैं, चाहे अजमल कसाब का नाम ले, उसका डेथ उसको जो फांसी पर लटकाया गया था हमारी टेलीविजन में किया गया था। और अफजल गुरु जैसे को जो है हमने जो है फिर फांसी के ऊपर लटकाने का काम किया जो है। तो कहने का मकसद ये कि सरकारों का काम होता है उसके ऊपर और हमारे देश को मजबूत करना। कैसे ठीक है, चलिए सैफ खान जी आपने कंपैरिजन कर दिया, विजय खैरा जी इसका जवाब देंगे। मैं देखता हूं उनके पास इसका क्या उत्तर है, लेकिन सूर्य कुमार जी आपके पास में आ रहा हूं। सूर्य कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी भाई साहब, ये सबसे पहली जो गलती हो रही है कि इसको राजनैतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद पूरे देश की सुरक्षा की समस्या है। ये हर व्यक्ति की, हर नागरिक की चिंता का विषय होना चाहिए। और ये क्या कोई सरकार किसी आतंकवादियों के प्रति मुलायम तो नहीं है, सॉफ्ट तो नहीं, उनको छोड़ तो नहीं रही है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। शासन को, पुलिस को, प्रशासन को आतंकवादियों पर, आतंकवाद के समर्थकों पर सख्त होना चाहिए ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके और आतंकवाद को कंट्रोल किया जा सके। अब एक दूसरी बात बताता हूं जो आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए है कि जब भी कोई आतंकवादी मारे जाते हैं, आतंकवादियों पे कार्रवाई होती है तो वो भी केस टाडा में लिखे जाते हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट में। और जब कोई आतंकवादी पब्लिक को मारते हैं तो उसमें भी टाडा लगता है। तो ये गलतफहमी जो लोगों को हो रही है, केस बढ़े जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि जब से 370 धारा खत्म हुई है तब से, और कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया तब से वहां पर आतंकवाद काफी नीचे आ गया है। इसमें कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं बची है। इसी तरह जब से लगातार भारत सरकार की फोर्सेस नक्सलवाद के मोर्चे पर लगी हैं, तब से लगातार जो माओ प्रेरित नक्सलवाद था वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों में सिमट कर अब थोड़े से जिले जो बचे हैं
जो छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के या झारखंड के बहुत थोड़े से जिलों में बचा है। और लगातार आतंकवाद पर पुलिस विभाग, भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है, सारा देश देख रहा है। और जो मरने वाले जवानों की संख्या थी वो कम होती जा रही है, और मरने वाले जो आतंकवादी हैं, जो फरार अपराधी हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए पूरा देश देख रहा है, इसमें कोई हम लोगों को खींचतान नहीं करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को ये समर्थन देना चाहिए कि मजबूती से, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, मजबूती से आतंकवादियों को कंट्रोल किया जाए, उन पर नियंत्रण करके देश को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। प्रदीप कुमार गोयल जी, जो कि अभी आपने कहा कि जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रहा है या फिर जो नोटबंदी हुई है उससे भी हमने देखा कि इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ। सैफ खान जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद ही देखा कि नए नोट के साथ पाए गए ये जो तमाम टेररिस्ट थे, क्या इंपैक्ट इसका हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर ये किस तरीके से हो जा रहा है, और कैसे अब इंटरनेशनल तरीके से ये जो पूरे फंड के ट्रांसफर हैं वो इतनी आसानी से नजर आ रहे हैं। और ये तो शख्स 20 साल से रह रहा था जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप कुमार गोयल जी, देखिए, ऐसा है कि जो भी विदेशी पैसा आ रहा है या जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज, एक टेररिस्ट भी एक व्यापार है, बिना पैसे के कोई भी व्यापार चलता नहीं है। और ये जितने भी टेररिस्ट हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो लोग भी फाइनेंशियल रीजन से ही ये सब कार्य करते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान में केवाईसी कॉन्सेप्ट आया, जिससे आधार का लिंक हुआ, बैंक अकाउंट्स खुले, डिजिटलाइजेशन आया, तो इससे जो ब्लैक मनी थी या डर्टी मनी थी, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट कहा करते थे, जिस तरीके से गंदे कपड़े को साफ किया जाता है और लोग व्हाइट कॉलर दिखने लगते हैं, वैसे ही लोग गंदे पैसे को, ब्लैक मनी को साफ करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और आज वो इस देश में काफी रुका है और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लगिंग हुई है। और ये कहना कि कौन सी सरकारें इसको करती थी, इनसे तो मैं बचूंगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस समय हिंदुस्तान में जो इसको नंबर 1 मनी कहा जाता है, व्हाइट मनी कहा जाता है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है और ब्लैक और डर्टी मनी जो है वो गायब हो रही है। जैसे जैसे गायब होगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज अपने आप खत्म होंगी और कम होंगी। विजय खैरा देश को और भी ध्यान देने की जरूरत है। विजय खैरा जी, साहब जी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने तो कंपैरिजन कर दिया पूरे कांग्रेस के कार्यकाल का और आपके कार्यकाल का, तमाम घटनाओं का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तब इस तरीके की स्थितियों को हिंदुस्तान ने देखा। साहब अभी कह रहे थे कि देश को मजबूत नहीं किया, देश को मजबूत होना चाहिए। जरा ये कांग्रेस राज के बारे में जरा सा सोचना, चूंकि उन्होंने कहा है, कांग्रेस के नेता हैं, ये आर्मी रो रो के मर गई 10 साल, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए। आर्मी ने 1.5 लाख मांगी थी, ये 25,000 भी नहीं दे पाए। 10 साल मरते रहे जवान। दूसरी बात, 10 साल तक इतनी फाइलें यहाँ चलती रही, यहाँ तुम्हारी फाइलें चलती रही और फाइलों पे उन्होंने लिखा हमें राफेल खरीदना है। उसके बाद एक राफेल का पैसा बजट निकाल नहीं पाए, एक राफेल नहीं खरीद सके। इन्होंने देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कहीं पीछे से साजिश रही होगी, जरूर मन में कुछ न कुछ जरूर छिपा होगा। जो आर्मी को कमजोर किया उन्होंने बराबर 10 साल तक मनमोहन सरकार ने न वन रैंक 1 पेंशन दिया, न बुलेट प्रूफ जैकेट दी, न राफेल खरीदा। राफेल नहीं खरीदने के पीछे क्या साजिश थी, क्या मन था इनका, क्यों देश को कमजोर करके रखा इतने वर्षों में। जो हमसे मजबूती की बात कर रही है मोदी सरकार है, ये राष्ट्र को इतना मजबूत कर दिया है मोदी सरकार ने। और जो अगले 50 साल भी जो न कर पाते, जो 6 साल में कर दिया मोदी जी ने। और आप मजबूती की बात कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन हमने दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट हमने दिया है 1.5 लाख, तुमने तो एक नहीं दिया। राफेल हमने खरीद के दिखाए हैं, आज राफेल की दम से हम चल रहे हैं। ब्रह्मोस हमारे देश में बन रही है, दूर मार की कितनी तोपें बन गई हैं। हमने क्या किया, हमने तो कश्मीर में, तुमने तो तुम्हारे राज में और तुम्हारे बाद गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे, तब भी एक मुसलमानों ने वहां से सारे हिंदुओं को निकाल के बाहर कर दिया। आप तो नहीं बचा पाए, आप तो शांति भी नहीं कर पाए, बाद में एक एक करके निकाले गए। 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, गुलाम नबी आजाद वापिस चले आए। कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया कि बेचारे बेघर जो हो गए वापिस जाएं, ये भी हमने ही किया है। अब तो चुनाव ठीक से नहीं करा पाए, 2% वोटिंग होती थी, कभी कभी 1.5%, हमने तो चुनाव करा के दिखा दिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मजबूती की बात है मोदी सरकार में, बात कर रहे हैं आप।
बोलने से पहले कुछ तो सोचिए आप क्या कह रहे हैं। चलिए, अब खैरा साहब आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। सैफ खान जी बहुत देर से परेशान हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए। सैफ जी, आर्मी को आपने बर्बाद करने की ठान ली थी कांग्रेस पार्टी ने, कैसे ठीक है। आर्मी खैरा साहब, सैफ जी की बात को सुन लेते हैं अब। सैफ खान जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शुरुआत करता हूं उसमें कि जो ब्लैक करेंसी उसकी बात हो रही थी, डिमोनेटाइजेशन में भी ये बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, जबकि पूरी करेंसी जो है आरबीआई के पास वापस आ चुकी थी। आज बता दीजिए कितना ब्लैक मनी, आज तक किसी से जवाब तो मिला नहीं, बाहर सिर्फ क्लेम किए जाते हैं वो भी चैनलों पे बैठ। दूसरी बात जो है, अभी बता देते कि हमने जो विकास किया है इस चीज के ऊपर जो है जवानों के लिए कुछ नहीं किया, ये सब चीजें बस मैंने अभी अपने जो है कामयाबी के आंकड़े जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो हमें गर्व है इस बात का कि उस टाइम पे हमारी सरकार थी और ये हमारे जवानों का श्रेय, हम उनका श्रेय नहीं छीनते भारतीय जनता पार्टी की तरह। और तीसरी चीज जो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये बात कर रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर 2G इस्तेमाल कर रहा है। 10 लाख बच्चा जो है स्कूल अटेंड नहीं कर पाया है, 40 लाख से ज्यादा जो है इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और 1500 करोड़ जो है एक कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि हमें इतने % तो लॉस हो चुका है इस धाराएं हटाने की वजह से जो है। तो यानी कुछ चल ही नहीं रहा। हाईएस्ट नंबर ऑफ कर्फ्यू जो है जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड हुआ है। ये चैनल पे बैठ के सिर्फ भाषण देने के अलावा उनके फैक्ट के ऊपर तो ये यकीन रखते नहीं है, ये सब जो है सब छूटे उसके ऊपर जो है बातों के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ खुद सीआरपीएफ, मैं आपको फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, सीआरपीएफ के बयान है कि सबसे ज्यादा जवानों का हमारा जो है वो खून बहा है, और फिर कहते हैं आपके जवानों के लिए कुछ नहीं है। आपने क्या किया है जरा मुझे बता दीजिए कि जवानों के लिए क्या किया गया है। जब आपसे हेलीकॉप्टर मांगा गया पुलवामा में तो आपने हेलीकॉप्टर मना कर दिया, ये होम मिनिस्ट्री ने जो है मना कर दिया, वरना आज हमारे जवान शहीद न होते। आपने ये किया, और वीडियो चैनल पे बैठ के जो है सिर्फ बोलने का वो करते ही जाते बच्चों को बताइएगा। ठीक है, चलिए विजय खैरा जी से भी मैं जवाब लूंगा। सूर्य कुमार शुक्ल जी, मुझे बताइए, चूंकि अभी आपने कहा कि डाटा को लेकर के भी आपने बताया कि जो डाटा है वो इस तरीके से जो फेच है वो किया जाता है और इसलिए हमको लग रहा है कि आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सैफ खान जी अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये तो सीआरपीएफ की तरफ से खुद बताया गया है कि जवानों की सबसे ज्यादा शहादत हुई है, और इसके अलावा वो जो और बातें भी कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इसका भी थोड़ा जवाब देते चलें। सूर्य कुमार शुक्ल जी, कैसे देखेंगे सैफ जी की इस बात को? जी आयुष जी, सैफ खान जी जो भी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कहां से वो क्या स्रोत है उनका। मैं तो जो पुलिस विभाग की शहादत की परेड होती है उसमें भी शामिल था, और मैंने पूरे देश के सारे राज्यों में अलग अलग कितने पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनका बाय नेम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर को प्रस्तुत किया जाता है, तो मैं उसमें भी शामिल था। और मैं आपको आयुष जी विश्वास दिलाता हूं कि पूरे देश के सारे राज्यों में पुलिस, केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य पुलिस से संबंधित संगठनों की जो शहादत होती थी उसमें हर जगह भारी कमी आ रही है। और ये जो घटनाएं जो दिख रही हैं कि वो घटना हो गई, हर पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। अब कहीं पर आप ये नहीं सुनेंगे कि पुलिस आर्मी के किसी जवान को पकड़ करके उसको मार डाला गया, और ये कहीं नहीं सुनेंगे कि आतंकवादियों ने पत्थरबाजी करके सीआरपीएफ को भगा दिया। जब से वहां पर केंद्रीय शासन लगा है, अब वहां निगरानी करने के लिए अधिकारी लगा दिए गए हैं कि कौन कौन। सूर्य कुमार जी, अब आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करने की मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पर आगे और क्या खुलासे होते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।